एक नैरेटिव विपक्ष बना रहा है, एक नैरेटिव उन लोगों का है जिन्हें नरेंद्र मोदी से कोई उम्मीद ही नहीं थी। एक नैरेटिव यह भी था ना भाई कि नरेंद्र मोदी मुसलमान विरोधी हैं, ये तो मुसलमान को पसंद ही नहीं करते, उसकी जालीदार टोपी नहीं पहनते, इसका मतलब मुसलमान को पसंद नहीं करते। सिलेंडर उज्ज्वला योजना में मुसलमान को मिल जाए फिर भी मोदी पसंद नहीं करते, घर मिल जाए पीएम आवास योजना में मुसलमान को लेकिन फिर भी पसंद नहीं करते। यही नैरेटिव चलता रहता है। लेकिन आज मैं आपको उस नरेंद्र मोदी से भी मिलवाता हूं जो इन नैरेटिव्स को तोड़ते हैं, और कुछ लोगों को अब ये दिख रहा है। जिन लोगों को नरेंद्र मोदी से कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी नरेंद्र मोदी ने उनके लिए ऐसा कुछ कर दिया जो पहले कोई नहीं कर पाया, ऐसे ही लोगों की आज पाठशाला में बात करने वाला हूं, ताकि आपको दिखे कि नैरेटिव के गड़े हुए नरेंद्र मोदी वर्सेस असली मोदी में फर्क क्या है। कल राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार देने का कार्यक्रम, 52 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया, लेकिन इन नामों में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कर्नाटक के बिदरी शिल्पकार शाह रशीद अहमद कादरी की। उन्हें कल पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। समारोह के दौरान जब उनके नाम की घोषणा हुई तो वह पहले नरेंद्र मोदी के पास गए, उनसे हाथ मिलाया। प्रधानमंत्री ने भी दोनों हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। एक बार देखिए। श्री शाह रशीद अहमद कादरी, शिल्प कला। अब कहेंगे इनको अवार्ड मिल गया तो क्या बड़ी बात हो गई? बड़ी बात है। समारोह के बाद पीएम मोदी अवार्ड पाने वाले सभी लोगों से मिले। इस दौरान शाह अहमद कादरी ने पीएम मोदी से वो बात कह दी जिसे स्वीकार करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती। उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि वो तो यूपीए सरकार में यानी कांग्रेस के जमाने में अवार्ड की उम्मीद लगाकर बैठे थे। उनको लगता था मैं मुसलमान हूं तो मुझे कौन देगा, यही लोग देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने उम्मीद छोड़ दी, क्योंकि वो उसी नैरेटिव में फंसे हुए थे कि ये तो मोदी जी हैं, ये तो बीजेपी है, ये मुसलमान को देगी। उन्हें लगा कि बीजेपी तो मुसलमान को अवार्ड देगी नहीं। लेकिन अवार्ड में दिया किसने? नरेंद्र मोदी ने। सुनिए पीएम मोदी से शाह अहमद कादरी की बातचीत का वो हिस्सा, फिर आगे की इंपॉर्टेंट बातें बताऊं। मैं बीदर कर्नाटक जी कांग्रेस पीरियड में 5 साल तक अप्लाई करा, नहीं हुआ। उसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कही है या हमको नहीं देती, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बीदर कर्नाटक जी कांग्रेस पीरियड में 5 साल तक अप्लाई करा, नहीं हुआ। उसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कही है या हमको नहीं देती, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो कह रहे हैं कि 5 साल कांग्रेस के राज में अवार्ड के लिए अप्लाई किया, आप आए तो सोचा बीजेपी क्या ही अवार्ड देगी, लेकिन आपने मुझे गलत साबित कर दिया। अवार्ड मिलने के बाद शाह रशीद अहमद कादरी भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि 25 जनवरी की सुबह उन्हें अवार्ड मिला। उन्हें गृह मंत्रालय से फोन आया तो वो इतना खुश हो गए कि शाम तक खुशी के आंसू उनकी आंखों में थे। उन्हें पहले जिला प्रशासन ने सम्मानित किया कि बॉस आपको अवार्ड मिल रहा है। फिर 8 दिन तक उनके पूरे इलाके में ईद जैसा माहौल था। पद्मश्री सम्मानित शाह अहमद कादरी ने बताया कि वो 10 साल से इस अवार्ड का इंतजार करते रहे। 5 साल तक तो वो यूपीए सरकार में अवार्ड के लिए अप्लाई करते रहे। हर बार अप्लाई करने पर उन्हें अपना प्रोफाइल बनाने के लिए 12,000 रुपए खर्च करने पड़ते थे। इस तरह 5 साल तक उन्होंने 60,000 रुपए खर्च किए। फिर बीजेपी की सरकार आ गई तो उन्होंने उम्मीद छोड़ दी कि ये क्या ही देंगे। सुनिए आगे की बात उन्होंने क्या बताई। 25 जनवरी 2023 को होम मिनिस्ट्री से जॉइंट सेक्रेटरी फोन करके बताया कि आपको पद्मश्री अवार्ड मिला। जज्बात में इमोशनल होकर मैं सारा दिन रोते रहा, क्योंकि ये अचानक मालूम हुआ, मेरे को मालूम नहीं था। और 26 जनवरी को स्टेडियम में जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मेरा सम्मान किया गया। उसके बाद बीदर के सारे लोग मेरे घर पे थे जो मेरा सम्मान करने के लिए आए थे। और बीदर में 8 दिन एक ईद का जैसा माहौल था।
ये अवार्ड के लिए मैं 10 साल से कोशिश किया। हर साल मेरे को 12,000 का खर्चा आता था। प्रोफाइल जो है मेरा इतना मोटा प्रोफाइल है, कलर फोटोज है उसके अंदर, एक 50 कलर फोटोज है, उसके लिए बहुत खर्चा आता था। 5 साल तक किया, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो मैं ये सोच के छोड़ दिया कि ये बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों को कुछ नहीं देती, मगर मोदी जी मेरे ख्याल को गलत साबित करते हुए मुझे चुना। सच यही है कि शाह रशीद अहमद कादरी को जो अवार्ड मिला वो इसलिए नहीं मिला कि वो मुसलमान, वो उनकी प्रतिभा के लिए मिला, वो उन्हें उनकी कलाकारी के लिए मिला। अवार्ड देते वक्त ना उनका धर्म देखा गया, ना उनकी जाति, ना उनका राज्य। यह अवार्ड उनकी कला के लिए मिला। इसमें हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात ही नहीं थी, लेकिन वो भी गलत नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में वही नैरेटिव सेट है जो मैं आपको बता रहा था ना, विपक्ष वाला, प्रोपेगेंडा वाला, कि मुसलमान को तो यही सरकार देगी, फलाना सरकार मुसलमान विरोधी है, वो मुसलमान के सोचेगी नहीं। शिल्प कला के क्षेत्र में शाह अहमद कादरी एक जाना पहचाना चेहरा है। वो 500 साल पुरानी बिदरी कला को जिंदा रखे हुए। वो कर्नाटक के बीदर के रहने वाले हैं, जो बिदरी कला का केंद्र है। उन्हें 1984 में ही स्टेट अवार्ड मिला था। इसके अलावा उन्हें शिल्प गुरु अवार्ड मिल चुका है। साल 1988 में नेशनल अवार्ड, साल 1996 में कर्नाटक राज्य उत्सव पुरस्कार, कलानिधि अवार्ड और एक इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। कहा जाता है कि 14वीं सदी में बिदरी कला ईरान से भारत आई। इसे बिदरी वेयर कहा जाता है। बिदरी वेयर एक अलग मेटल के बर्तन के निर्माण और उसमें खास तरह के हाथ से की गई कारीगरी से जुड़ी हुई। इसमें जिंक और कॉपर से बने मेटल पर चांदी, सोने या पीतल को मढ़ा जाता है और अलग अलग डिजाइन बनाए जाते हैं। इस तरह ही आपको आरिफ मोहम्मद खान का उदाहरण बताता हूं, जो इस वक्त केरल के राज्यपाल हैं। और करीब 1 साल पहले मैंने उनका एक इंटरव्यू किया। इंटरव्यू में उन्होंने भी माना था कि वो नरेंद्र मोदी के बड़े आलोचक थे, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी ने उन्हें बुलाया और पूछा कि क्या वो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। एक बार सुनिए। मैं तो मोदी जी का आलोचक था। मेरी किताब में आप आर्टिकल पढ़ लीजिए मेरा, लेकिन मेरी आलोचना वो नहीं है जहां पे मैं गालियां दूं, जहां मैं अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करूं। मैं तो आलोचक था मोदी जी का। मोदी जी ने प्रूफ कर दिया कि उन्हें निजी वफादार लोग, मैं आपके मीडिया पर कह रहा हूं ये बात, जिस दिन उन्होंने मुझे ये भी नहीं कहा कि मुझे गवर्नर बनाना चाहते, मुझसे सिर्फ ये पूछा, जब 3 तलाक का कानून पास हो गया, मुझसे ये पूछा अब तो आपका इशू सेटल हो गया? हो गया। अब अगर कोई जिम्मेदारी आपको दी जाए तो आप उसको कबूल करेंगे? मैं हंस दिया। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरी तीसरी मुलाकात थी वो। एक मुलाकात राष्ट्रपति भवन में हुई थी, एक मुलाकात हुई उनसे, बीच में कुछ बात आई थी मेरे कुछ सरकार के ताल्लुक से, तो मैं उनको अपनी सफाई देने के लिए। तीसरी मुलाकात में कोई एक चीज़ कोई नहीं बता सकता जहाँ जो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट का मामला है। 86 के बाद मैं आरएसएस वाले मेरे लिखे हुए आर्टिकल्स को, या मुझे मैं उनकी बहुत सारी मीटिंगों में भी जाता था। ये बात सही है, बोलने के लिए बुलाते थे, लेकिन मैं वहाँ बातें ऐसी भी कह देता था जो उनको अच्छी नहीं लगती थी, उसके बावजूद वो मुझे बुलाते थे। तो मैं तो भैया 86 में सरकार छोड़ा हूँ, मैं तो कांग्रेस में था। मैं अगर आज आप मुझे मोदी का ये कहते हैं कि वो तो मोदी के आदमी हैं, तो उसके लिए भी तो आप ही जिम्मेदार हैं। ऐसे कितने ही उदाहरण भरे पड़े। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक आलोचक हों, आप मुसलमान हों, लेकिन अगर आप काबिल हैं तो नरेंद्र मोदी बुला बुलाकर जिम्मेदारी और अवार्ड तक देते हैं। और एक तरफ आलोचना होती है राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कि वहां तो ऊपर के लोगों से मिलना मुश्किल है। अभी गुलाम नबी आजाद ने भी कह दिया कि भाई वहां तो मिलना मुश्किल है, जो लोग ऊपर से संभाल रहे हैं पार्टी। ये बेसिक फर्क है भाई। एक केजरीवाल है, उनको अपने लोग उनको छोड़ छोड़कर चले गए, अन्ना हजारे तक ने छोड़ दिया, और यहां
इस व्यक्ति से कितने ही लोग सटते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको धीरे धीरे वो असल नरेंद्र मोदी दिखने लगा है, जो नैरेटिव वाले मोदी से अलग दिखता है। इसी तरह से आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले पद्म अवार्ड देने वाले समारोह के बीच एक महिला ने पीएम मोदी को खूब आशीर्वाद दिया था। इनका नाम हीराबाई इब्राहिम लोबी। इनका नाम जब पद्म अवार्ड के लिए पुकारा गया तो पीएम के सामने जाकर कहा कि उनकी झोली को पीएम ने खुशियों से भर दिया। हीराबाई लोबी गुजरात में सबसे ज्यादा पिछड़े सिद्दी समुदाय से हैं और वो बिना किसी प्रचार के सालों से सिद्दी समाज की महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। जब देश ने उनके काम को सम्मानित किया तो पीएम मोदी को लेकर भावुक हो गए। ये वो लोग हैं जिन्हें बहुत पहले देश के बड़े सम्मान मिल जाने चाहिए थे, लेकिन पद्म अवार्ड पहले रसूखदार लोगों का ही ज्यादातर हिस्सा बनता था। पीएम मोदी ने आकर इसे बदला और पद्म अवार्ड उन लोगों को देना शुरू किया जो बिना किसी प्रचार के समाज में बदलाव लाने वाले काम बरसों से कर रहे हैं। पद्म अवार्ड में हमने देखा नंगे पांव जाने वाले अवार्डीज, पद्म अवार्ड में हमने देखा आदिवासी अवार्डीज। ये बदल दिया नरेंद्र मोदी ने। और इसी तरह आप इस बार हज की यात्रा को देखिए। हज यात्रा को और सुविधाजनक बनाया जा रहा है। आपको वो जो नैरेटिव है एंटी मुस्लिम मोदी, उसको अपने दिमाग से थोड़ी देर के लिए हटाकर देखिए। इस बार हज यात्रा उसमें कैशलेस हज जो है, कैशलेस हज मतलब आप हज यात्रा पर जा रहे हैं तो उसके लिए आपको फॉरेक्स कार्ड बना के मिल रहा है ताकि कैश लेकर जाने की झंझट जो है वो खत्म हो। एसबीआई को कहा गया कि भैया इनको फॉरेक्स कार्ड दीजिए, तो एसबीआई से फॉरेक्स कार्ड मिल रहा है हज यात्रा के लिए। 1,40,000 यात्रियों को सुविधा मिली है। ये हज यात्रियों को सेलेक्ट करने की पूरी प्रक्रिया जो है वो डिजिटल रखी गई, पारदर्शी रखी गई। एप्लीकेशन आए करीब 1,84,000, सिलेक्शन हुआ 1,40,000। 4,000 महिलाएं जो हैं वो ऐसी हैं इस बार हज यात्रा में जो अपने साथ बिना किसी पुरुष को लेकर जाएंगी, अकेले जाएंगी भाई, अकेले हज यात्रा पर जा रही। जो हज यात्री सेलेक्ट किए गए उन्हें तुरंत टेक्स्ट मैसेज मिले, उन लोगों को भी मैसेज गए जो वेटिंग लिस्ट में थे। फिर एसबीआई के साथ पार्टनरशिप में यात्रियों को फॉरेक्स कार्ड दिए गए जिससे उन्हें बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अपने साथ न ले जानी पड़ी। पहले ऐसे होता था कि भारतीय रुपए के बदले में 2100 सऊदी रियाल दिए जाते थे। हज यात्रियों की पहली फ्लाइट भारत से मई के आखिर में जाएगी। मई जून में हर साल यह यात्रा होती। वीआईपी कोटा खत्म कर दिया गया, वीआईपी कोटा खत्म किया गया और आम लोगों को बोला गया कि आप जाओ आराम से हज यात्रा करो। यह कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी करके दे रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो नैरेटिव फैलाया जाता है कि वो तानाशाह हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं, वो मुस्लिम विरोधी हैं, वो सारे नैरेटिव राजनीति का हिस्सा भर दिखते हैं और कुछ नहीं।